क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन चल रहा था हमारा, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा और कंसंट्रेशन कैसे निकाली जाती है पूरे सॉल्यूशन की वो देखा। उसकी कुछ टर्म्स देखी, फॉर एग्जांपल मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शंस, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर उसके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए, ना कि हमने सिर्फ थ्योरी पोर्शन और फॉर्मूलाज पढ़ के छोड़ दिए। न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व किए हैं। अब हमारी बारी आई है सॉल्युबिलिटी की। अब कुछ थ्योरी पोर्शन की बात करेंगे। सॉल्युबिलिटी से हमें क्या समझ में आता है? सॉल्युबिलिटी यानी एबिलिटी की बात हो रही है इसमें। कुछ कुछ जब आप इसमें फोकस करोगे तो बिलिटी में कुछ एबिलिटी एबिलिटी जैसा साउंड आ रहा है ना, तो इस सॉल्युबिलिटी से आप नाम में ही काम है ऐसा समझो। कैसे समझोगे कि किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी चीज कितना सोल्यूबल हो सकती है, उसकी एबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ग्लास में पानी लेते हो या फिर कोई भी लैब में जाते हो, मतलब कोई भी एग्जांपल ले लो, लैब में जाते हो, कोई कंपाउंड्स को लेते हो, केमिकल्स को लेते हो और उनको आपस में डिसोल्व करते हो। मैं यहाँ पे लैब, कंपाउंड्स, इन सब का एग्जांपल नहीं लूंगी, इससे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। क्यों ना हम हमारी घरेलू एग्जांपल से लें। तो आप मान लो कि एक गिलास पानी ले रहे हो और उस पानी के अंदर आप चीनी डाल रहे हो और उसको फिर डिसोल्व कर रहे हो। अब वो चीनी कितनी ज्यादा सोल्यूबल हो रही है वाटर के अंदर, चीनी कितनी ज्यादा सोल्यूबल हो रही है वाटर के अंदर। मान लो चीनी सोल्यूबल है ही नहीं पानी के अंदर, घुल ही नहीं रही है, उसकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। हालांकि सोल्यूबल होती है चीनी, सुक्रोज होता है सोल्यूबल, बट फॉर एग्जांपल समझो नहीं हो रहा तो उसकी सोल्युबिलिटी यानी उसकी एबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। और अगर वो बहुत अच्छे से सोल्यूबल हो रहा है, इट मीन्स उसकी सोल्युबिलिटी क्या ज्यादा। यानी किसी भी सॉल्यूशन में कोई भी सोल्यूट है, सोलवेंट, वो कितना सोल्यूबल हो रहा है, वो कितना सोल्यूबल हो रहा है, वही हमारी होती है सोल्युबिलिटी। ओके, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस। किसकी बात हो रही है? सोल्यूट की। यहाँ पे हम सब्सटेंस किसकी बात करेंगे? सोल्यूट। किसके करेंगे? सोल्यूट। ठीक है। चीनी की बात करेंगे, मान लो पानी के अंदर चीनी कितना घुल सकती है, कितना सोल्यूबल हो सकती है। तो डिसोल्व इन अनदर सब्सटेंस, सॉल्वेंट हमारा वाटर है, फिर इन दोनों से मिलकर सॉल्यूशन बनता है टू फॉर्म ए यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, ताकि हमारा सॉल्यूशन कैसा हो? यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। Next है quantified as the maximum amount of solute that can dissolve in a specific amount of solvent at a given temperature and a pressure। अच्छा, इस लाइन का मतलब समझ रहे हो? यानी मान लो कि आप एक गिलास के अंदर 1 चम्मच चीनी डाल रहे हो, 2 चम्मच डाल रहे हो, 4 चम्मच डाल रहे हो, तो वो सोल्यूबल हो सकती है। आप मान लो उसके अंदर एक्सेस अमाउंट में आपने चीनी डाल दी, बहुत ज्यादा चीनी डाल दी, बहुत ज्यादा। एक गिलास के अंदर मान लो ये गिलास आपका, और इसमें आपने यहाँ तक वाटर का अमाउंट लिया है और आपने इसमें चीनी डाल दी यहाँ तक, ऐसा समझो। मतलब चीनी की अमाउंट हमने बहुत ज्यादा ले ली, मतलब सॉल्यूट हमने बहुत ज्यादा ले लिया। तो अब ये चीनी कुछ अमाउंट तक तो इसमें घुल जाएगी, लेकिन आपको क्या लगता है सारी चीनी घुल जाएगी? नहीं बॉस, नहीं घुलेगी। आधी चीनी तो बच जाएगी, आधी आधी चीनी क्या हो जाएगी? बच जाएगी। तो हमें एक्सेस अमाउंट में किसी चीज को नहीं लेना होता। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट तक तो ये क्या होगी? सोल्यूबल होगी, उसके बाद ये सोल्यूबल नहीं हो पाएगी। आई बात समझ? तो यहाँ पे ये लिखा है the maximum amount of a solute that can dissolve in a specific amount of solvent at a given temperature and a pressure। फिर हमें इस पे कोई ना कोई टेम्परेचर, कोई ना कोई प्रेशर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है solubility of solid in liquid। ये क्या बोल रहे हैं? यानी हमें बात करनी solubility of solid की, किसके अंदर? लिक्विड के अंदर। मतलब समझ आ रहा है? लिक्विड के अंदर सोल्यूबिलिटी डिस्कस कर रही है, किसकी? सॉलिड की। अरे बॉस, ये लिखा है कैसे? सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर सॉलिड की कैसे? ये एक गिलास पानी लिया, इसके अंदर चीनी ली। अब ये चीनी क्या है? गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है? चीनी के दाने सॉलिड है। तो यहाँ पे हमें ये डिस्कस करना है, क्या कह रहा है? व्हेन सॉलिड यानी कि सोल्यूट इज एडेड टू, because its particle go into the liquid and its concentration in solution increase, this process is known as dissolutions। अच्छा, एक न्यू टर्म आई हमारी कि dissolutions क्या होता है। मान लो आपने चीनी के अंदर, सॉरी, पानी के अंदर चीनी डाल दी, पानी के अंदर चीनी डाल दी, अब आप उसको मिला रहे हो, वो है हमारा डिसोल्यूशन से डिसोल्व होना। और जब आप चीनी मिला रहे हो ना, तो वहां पे सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी बढ़ रही है, और वो कंसंट्रेशन फाइंड करने के हमने कुछ फॉर्मूलाज वगैरह पढ़े थे, न्यूमेरिकल्स भी बकायदा हमने सॉल्व किए थे। अब मैं अगर बात करूं कि लिक्विड के अंदर सॉल्यूड नहीं, सॉलिड, लिक्विड के अंदर सॉलिड कैसे सॉल्युबल होगा, चलो वो बात कर। सो जैसा कि हमने पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स, उसमें हमने देखा था कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं
तो हमारी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और प्रेशर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं रहता। क्यों नहीं रहता? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड प्रेशर पे उनका कोई इफेक्ट नहीं रहता, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। और हमने देखा था कि पॉलर और पॉलर सॉल्वेंट, जैसे सेम टाइप ऑफ सॉल्वेंट है तो वो आपस में, सेम टाइप सॉल्वेंट और सोल्यूट है तो वो आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन हो सकता है, वो आपस में डिसोल्व हो सकते हैं, उनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन कब? जब मान लो कि वो पॉलर हो। मान लो एक तो पॉलर है, वाटर हमारा पॉलर होता है, पॉलर समझते हो? जैसे कि मैंने बताया भी था कि जैसे ये HCl है तो ये पॉलर है, H पे पॉजिटिव साइन और Cl पे नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट होना। तो पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट होना यानी एक पॉलर है और दूसरा नॉन पॉलर है, तो वो आपस में डिसोल्व नहीं होंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी नहीं होगी ज्यादा। लेकिन अगर दोनों ही पॉलर है, सोल्यूट सॉल्वेंट, दे बोथ आर पॉलर्स, सो आवर सॉल्युबिलिटी आर इंक्रीजेस। ओके, सो अब हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। हमारा नेचर क्या कहता है गैस का कि इजीली लिक्विफेबल गैसेस आर मोर soluble देन O2 एंड H2 100 ml वाटर solubility ऑर्डर। इसमें हमें solubility का कुछ ऑर्डर दिए, गैस के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो मैंने लिखे ना NH3, एमीन गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इनमें हमें ऑर्डर लिखा है कि सबसे ज्यादा जो वाटर के अंदर 100 ml वाटर के अंदर जो गैस soluble होगी वो है हमारी एमीन। एंड O2 एंड H2 इसमें लिखा है आर मोर soluble देन O2 एंड H2, इजीली लिक्विफेबल गैसेस। जो लिक्विफेबल गैसेस होती है ना वो मोर सोल्यूबल होते हैं देन O2 एंड H2। अब NH3 देखो, ये तो मैंने जो एक ऑर्डर लिखा ये तो बात है रटने की कि सबसे ज्यादा NH3 का होगा, फिर HCl का, फिर CO2 का, O2 का, H2 का। लेकिन अगर हम समझना चाहे कि NH3 क्यों होगा सबसे ज्यादा, तो उसका रीजन ये है क्योंकि देखो वाटर है H2O, H2O हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेन करके रखता है, ये आपको पता होगा। और NH3 है, इस N पे हमारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे ज्यादा होती है, मोस्ट होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है हमारा ये फ्रंटल। तो इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो सबसे ज्यादा हमारी नाइट्रोजन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यानी हाइड्रोजन बॉन्ड में, हाइड्रोजन बॉन्ड जो वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड कंटेन करके रखता है, तो सबसे ज्यादा जो इजीली सोल्यूबल होगा वो हमारा NH3 होगा, बिकॉज लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसके पास, तो इसके वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड में इजीली सोल्यूबल हो सकता है। उसके बाद हमारा HCl, यहाँ पे Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा एंड प्लस में यहाँ पे भी H है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करेगा। ओके, सो ये इस तरीके से हमारा ऑर्डर है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑन टेम्परेचर। अब इसमें ट्विस्ट आएगा, आपको क्या लग रहा है गैसेस में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो हमारी सोल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता, डिक्रीज होती है। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर आवर सोल्युबिलिटी इज डिक्रीजेस। इसका क्या रीजन है? सॉलिड में तो हमने पढ़ा था इंक्रीज हो रही थी, लेकिन इसमें डिक्रीज, यस बॉस डिक्रीज हो रही है। क्यों? रीजन ये है, जैसे मान लो आपने एक कंटेनर लिया और इसमें पानी रख दिया और इसको गैस चूल्हे पे चढ़ा दिया। अब आपको क्या लगता है, पानी लिया और इसके अंदर गैसेस भी डाल दिया, आपने कुछ गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी डाल दिए। अब आपने इसको टेम्परेचर दिया, इसमें हीट आ गई, मतलब इन पार्टिकल्स में एनर्जी आ गई, इन पार्टिकल्स में क्या आ गई, एनर्जी आ गई, मोशन करेंगे और ये जो सरफेस है ना कंटेनर का सरफेस यानी वाटर सरफेस को छोड़ के ये उड़ जाएंगे। देखो, the solubility of gases in liquid decreases at a temperature increase because the gas molecule gain kinetic energy, उनको kinetic energy मिल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द हीट एंड लीव द सरफेस, वो सरफेस को छोड़ के भाग जाएंगे। उसके बाद इफेक्ट ऑन प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट रहता है? गैस कंप्रेस हो सकती है, इसीलिए प्रेशर से तो इफेक्ट रहेगा। तो क्या हो सकता है? when we increase the pressure our solubility is also increases. When a gas is mixed with a solvent at high pressure its solubility is affected but the temperature remain constant. यहाँ तक क्लियर? उसके बाद है हेनरीज लॉ। हेनरी बाबा क्या कहते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लॉ है, यहाँ से आपके मतलब ऐसा समझो कि क्वेश्चंस आने फिक्स है। एक तो आपके न्यूमेरिकल आ सकता है कंसंट्रेशन सॉल्यूशन पे, और इस पे है ना जैसे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यूज फिलअप्स बन सकते हैं, और हेनरी लॉ पे आपका सीधा का सीधा क्वेश्चन आ सकता है। डिफाइन हेनरी लॉ, कैसे लिखोगे हेनरी लॉ को सॉरी, हेनरी लॉ को किस तरीके से समझ सकते हो? हेनरी लॉ को देखो समझने का सबसे बेस्ट तरीका ये, पहली बात तो ये कि हेनरी लॉ आप ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ के आए हो, हाँ पढ़ के आए हो। इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपके ये हेनरी लॉ है ऑलरेडी। अब आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि जिस बच्चे ने 11th क्लास में हेनरी लॉ पढ़ा है तो वो बताओ वो आयनिक इक्विलिब्रियम में था या केमिकल इक्विलिब्रियम में था, कमेंट जरूर करके बताना ताकि मेरे को पता लगे कि हेनरी लॉ बच्चे पढ़ के आए। बाकी 11th में आप पढ़ के आए हो, लेकिन अब हम 12th में और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी एप्लीकेशन, एवरीथिंग, और इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल करेंगे वो अलग। देखो हेनरी लॉ क्या कहता है, मान लो पहली बात तो गैसेस पे
गैसेस के बेसिस पे, ठीक है, गैसेस के बेसिस पे। दूसरी बात ये कि आपने एक कंटेनर लिया, ये मान लो आपने एक बोतल ले लो आप, बोतल, और इस बोतल में आपने सॉफ्ट ड्रिंक डाली, सॉफ्ट ड्रिंक डाली, और इसमें आप गैस फिल करना चाह रहे हो। अच्छा ठीक है, पहले मैं नॉर्मल एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने कोल्ड ड्रिंक पी होगी, कोल्ड ड्रिंक तो पी होगी। जब आप कोल्ड ड्रिंक की कैप को ओपन करते हो तो वहां से एक साउंड निकलता है, एक फिस का साउंड निकलता है। ऑब्जर्व किया आपने? ऑफकोर्स बात किया होगा, वो निकलता है। उसका रीजन क्या है? कुछ बच्चे जानते होंगे कि उसके अंदर गैस फिल की हुई होती है। तो गैस फिल की हुई होती है तो उसमें साउंड क्यों निकलता है? क्या रीजन है? उसका रीजन ये है कि जो वो हमारी सोडा बोतल है या कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, कोई भी पेप्सी थम्स अप कुछ भी ले लो, जब अपन उसकी कैप को ओपन करते हैं तो उसमें से एक साउंड निकलता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाई अमाउंट में फिल की हुई होती है एट हाई प्रेशर से, उच्च दाब, यानी प्रेशर बहुत ज्यादा लगाया होता है उस बोतल में वो CO2 गैस डालने के लिए। अब मान लो मैंने केप ओपन की, तो वो साउंड पता है क्यों निकलता है? बोतल के अंदर प्रेशर ज्यादा है गैस का, बोतल के अंदर प्रेशर ज्यादा है गैस का, क्योंकि उसको हाई प्रेशर से फिल किया गया था। लेकिन हमारे एटमॉस्फेयर में क्या उतना प्रेशर है? हम पे जो प्रेशर लग रहा है क्या वो उतना है जितना बोतल के अंदर है? नहीं, वो उतना नहीं है। हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेशर कम लग रहा है, ठीक है। तो जब वो हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर जाएगी, हाई प्रेशर, बोतल बोतल के अंदर केप खोली, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर मिलेगा तो उसमें से साउंड निकलता है। वो हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाना पसंद करेगी और गैस उड़ जाएगी किधर? हमारे एटमॉस्फेयर में। रीजन ये है। अच्छा एक बात और, जब आप उस बोतल को 10 या 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद पीते हो तो एक टेस्ट भी अलग हो जाता है। क्यों क्यों हो जाता है? क्योंकि उससे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ जाती है, उससे निकल जाती है, ठीक है, आई बात समझ, उससे निकल जाती है। और टेस्ट बराबर रखने के लिए, टेस्ट बैलेंस रखने के लिए और इन सब रीजंस के लिए हम उस बॉटल के अंदर गैस फिल करते हैं। आई बात यहाँ तक समझ? उसके बाद देखो थोड़ी पढ़ते हैं द सोलेबिलिटी ऑफ ए गैस। अब यहाँ तक चलो मैं यहाँ पे बताती हूँ। अब इसमें CO2 गैस फिल की गई, इसमें CO2 गैस डाली गई एट हाई प्रेशर से फिल क्यों की गई? क्या रीजन है? लो प्रेशर से भी तो कर सकते थे भाई, जिन्होंने फिल की उन्होंने हाई पे क्यों की? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाया करो आप कि हाई पे, क्योंकि हाई पे करने का रीजन ये है क्योंकि जब हाई प्रेशर से फिल करेंगे ना तो जो ये जो सोडा बोतल है, मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक है, इसके अंदर गैस के पार्टिकल बहुत अच्छे से डिसोल्व हो जाएंगे, बहुत अच्छे से डिसोल्व हो जाएंगे। द सोलेबिलिटी ऑफ गैस इन अ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। यानी जितना ज्यादा आप प्रेशर रखोगे उतना ज्यादा उस गैस का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। उस गैस का क्या बढ़ेगा? मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। और अच्छा एक शर्त, इसमें हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, ओके। और उसके बाद मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन यानी जितना ज्यादा आप प्रेशर लगा रहे हो, ज्यादा प्रेशर लगाओगे उतना ज्यादा मोल फ्रैक्शन, यानी उतने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स, इतने ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स। मैंने प्रेशर में बहुत ज्यादा लगा रही हूँ तो उस बोतल के अंदर जो गैस के पार्टिकल वो बहुत अच्छे से डिसोल्व हो जाएंगे। मान लो ये हमने एक बड़ा सा कंटेनर ले लिया, इस कंटेनर के अंदर मैंने कुछ भी गैस वाटर है और अब मैं इसके अंदर गैस फिल करना चाहती हूँ, मैं बहुत ज्यादा हायर प्रेशर लगा रही हूँ, तो ये गैस के पार्टिकल्स इस वाटर के अंदर बहुत अच्छे से घुल मिल जाएंगे, एक तरीके से इंटर मिक्सिंग हो जाएगी इनकी, तो अच्छे से हमारा सोल्यूशन रेडी हो जाएगा। The partial pressure of the gas above the liquid at a constant temperature, the mole fraction amount of gas in a solution is proportional to the partial pressure of gas above the solution. Okay boss? और अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब हम साइन हटाएंगे तो हमारे पास आएगा KH। क्या आएगा? KH। और ये KH की वैल्यू यहाँ पे KH के बारे में लिखा और इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टार लगा लो। इस पे क्वेश्चन क्या आएगा कि देखो पहले थोड़ी देखो कि द डिफरेंट गैसेस द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट K इज डिफरेंट, यानी अगर डिफरेंट गैसेस होगी तो हमारे हेनरी KH क्या हेनरी कांस्टेंट है, हमारे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग होगी। हाँ, मान लो मैंने एमिन गैस ले ली, आपका हेनरी कांस्टेंट वैल्यू अलग, मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली, आपके हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग, मैंने कोई दूसरी गैस उठा के ले आई, आपके कांस्टेंट हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू अलग। ऐसा क्यों? मतलब आप नॉर्मली फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ते हो, इससे पहले भी आप कांस्टेंट की टर्म्स बहुत बार पढ़ के आए हो, तो उसमें हम क्या देखते हैं कि उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, उसकी वैल्यू क्या रहती है? फिक्स। जैसे प्लांक कांस्टेंट है और भी बहुत सारे कांस्टेंट, उनकी वैल्यू फिक्स है बॉस, बदलती नहीं है। लेकिन इसमें बदल जाती है। क्यों बदलती है? क्योंकि इसमें हम डिफरेंट गैसेस ले रहे हैं। अब हर एक गैस की अपनी एक अलग खूबी है, हर गैस की अपनी एक अलग खूबी है। कैसे कैसे? अब आप इधर NH3 को देख लो, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख रहा है सबसे ज्यादा। अब यहाँ पे ये जो भी मैंने लिखा है CO2 N2 O2 H2, इनमें सबसे ज्यादा अच्छी गैस और सोलिबिलिटी जिसकी ज्यादा वो NH3 है। तो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी अलग, इसकी अलग, और सबसे कम है हमारी हाइड्रोजन की। तो प्रॉपर्टी तो अलग अलग है ना,
प्रॉपर्टी अलग अलग होने की वजह से ही हमारे हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, अलग होती है। और जैसे मान लो आपको क्वेश्चन हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको इस साइड रखिए और एक्स को आप राइट लेफ्ट हैंड साइड भेज सकते हो। आई बात समझ, आज समझा होगा। हेनरी लो बहुत ज़्यादा इजी है। और अब हम कुछ इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, क्योंकि बिना एप्लीकेशंस हमें कैसे समझ में आएगा। ओके, सो नाउ वी मूव ऑन एप्लीकेशंस। सो हेनरी लॉ पढ़ने के बाद अब हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। जब तक हम हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस नहीं पढ़ लेते, हमें हेनरी लॉ एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में नहीं आएगा। अच्छा, जो हेनरी लॉ और हेनरी लॉ की एप्लीकेशन है, वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जो बच्चे इस हेनरी लॉ को या हेनरी लॉ की एप्लीकेशन को नहीं समझते हैं, हार्ड समझते हैं, या कोशिश करते हैं कि वो उसको स्किप कर दे, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मैंने नीचे लिखे हैं, ये इस लॉ के बेसिस पे एनसीईआरटी के टेक्स्ट न्यूमेरिकल है। मैं टेक्स्ट न्यूमेरिकल करवा दूंगी, एग्जाम्पल न्यूमेरिकल आप इन दो क्वेश्चन के बेसिस पे एग्जाम्पलर न्यूमेरिकल्स आप खुद सॉल्व करना। सो अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉज की, तो हमें हेनरी लॉ कहता क्या है। देखो, सबसे पहले तो हेनरी लॉ क्या था कि जब हम हाई प्रेशर से किसी भी सोडा वाटर में किसी भी सोडा बॉटल में या कोई भी बॉटल के अंदर हाई प्रेशर से कोई गैस को फिल करेंगे, तो उसके अंदर जो हमने गैस फिल की है उस लिक्विड के अंदर बहुत अच्छे से वो गैस डिसोल्व हो जाएगी। कब होगी? जब हम उस पर एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा लगाएंगे। मान लो हमने उस पर प्रेशर कम लगाया, मान लो ये सोडा बॉटल है और इसमें मैंने गैस डाली, और इस पे मैं बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं लगा रही, मैं हल्का हल्का प्रेशर लगा रही हूँ। तो हल्का हल्के प्रेशर से ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे और ये जो मॉल फ्रैक्शंस मतलब जो हमारा लिक्विड होगा जिसके अंदर भी हम डाल रहे हैं, तो वो अच्छे से डिसोल्व नहीं होंगे। अच्छे से क्या नहीं होंगे? मिक्स नहीं होंगे, घुलेंगे नहीं अंदर। लेकिन मान लो मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर लगा दिया उसके ऊपर, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसके अंदर जो CO2 गैस फिल की हुई होती है वो बहुत ज्यादा हायर प्रेशर में की हुई होती है, ठीक है। तभी उसका टेस्ट खराब नहीं होता, लेकिन जब अपन उसको खोलते हैं तो खराब हो जाता है। सो एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ इन पैकिंग ऑफ सोडा कैंस में आ गया। सोडा वाटर बोटल्स आर ऑलवेज पैक्ड अंडर हायर प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी, यानी उसकी सॉल्युबिलिटी वो सॉल्युबल हो जाए अच्छे से, उसकी डिसोल्यूशन पावर बढ़ जाए, डिसोल्व हो जाए सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 गैस। किसकी? CO2 गैस की। नेक्स्ट पार्ट है हमारा हाई एल्टीट्यूड। हाई एल्टीट्यूड क्या कहता है? मिनट। हाई एल्टीट्यूड क्या कहता है कि द पार्शियल प्रेशर। सबसे पहली बात, हायर एल्टीट्यूड क्या है? जैसे मान लो कि हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चले गए, एकदम मान लो कि हिमालय पे, पर्वत पे, इतने बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चले गए। तो आपने कभी ना कभी छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा या कहीं से सुना होगा कि जब अपन ऊंचे पर्वत पे जाते हैं, हायर माउंटेन्स वगैरह पे जाते हैं ना, तो वहां पे अपने को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है अच्छे से। ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। अब देखो, ऑक्सीजन क्या होता है ना, ऑक्सीजन हम लेते हैं, हमारी अब जो बायोलॉजी वाले बच्चे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही सिर्फ बायोलॉजी वाले बच्चे जानते हैं, मैथ्स वालों को भी नॉलेज होगी, लेकिन उनको बहुत बायोलॉजी वालों को तो थोड़ा और अच्छे से नॉलेज होगा कि हम ऑक्सीजन लेते हैं हमारे लंग्स से, हमारे पूरी बॉडी में, हमारे पूरे ब्लड में ऑक्सीजन जाके क्या होती है? डिसोल्व हो जाती है, एक तरीके की सोलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि हम ऊंचाई पे चले गए, पर्वत पे चले गए, तो वहां पे हमें ऑक्सीजन कैंस को, ऑक्सीजन बैग्स को हमें कैरी करना पड़ता है, क्योंकि वहां पे हमें ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाता। ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाएगा मतलब हम ज्यादा प्रेशर ऊपर चले गए, वहां पे ऊपर क्या प्रेशर कम है। सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना। हम ऊपर पर्वत पे, ऊंचाई पे, माउंटेन्स पे चले गए और वहां पे प्रेशर बहुत कम लग रहा है। प्रेशर कम लग रहा है तो O2, जब हम O2 सांस लेंगे, हम ब्रीथिंग करेंगे, तो जो हमारा O2 है वो हमारी ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर उसकी सोलेबिलिटी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई साहब ऊपर प्रेशर कम है। इसके लिए जो हम अच्छे से सांस नहीं ले पाते। देखो थ्योरी देखो, एट हाई एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड इज लेस देन ग्राउंड लेवल। यहाँ पे जैसे हम ग्राउंड लेवल में खड़े होते हैं तो यहाँ पे नॉर्मल प्रेशर है, ठीक है, एटीएम नॉर्मल प्रेशर लग रहा है। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पे चले जाएंगे, प्रेशर कम तो O2 हमें अच्छे से नहीं मिल पाएगी, O2 की सोलिबिलिटी हमारी बॉडी में कम हो जाएगी। अगर हम नीचे चले जाए एकदम समुद्र में, गहराई में, हम क्यों जाएंगे समुद्र गहराई में? अरे हम नहीं जाते, जाने वाले तो जाते हैं ना कुछ खोज करने के लिए। समुद्र गहराई में जब लोग जाते हैं ना, तो वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। प्रेशर बहुत ज्यादा होने से इसका मतलब हमारी बॉडी में
बॉडी में, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन बहुत अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगी, हाँ बहुत अच्छे से हो जाएगी। ऑक्सीजन के साथ साथ जो पानी में और भी गैसेस होती है ना, वो भी हो जाएगी, जो होनी नहीं चाहिए वो भी हो जाएगी। चलो देखेंगे आराम से। सो ग्राउंड लेवल द रिजल्ट इज नॉन एज लो कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की तो लो कंसेंट्रेशन होगी इन द ब्लड एज अ टिश्यूज ऑफ पीपल एनॉक्सिया। और इस बीमारी, एक तरीके की ये डिशीज होती है, इसको हम एनॉक्सिया बोलते हैं, ANOXIA, एनॉक्सिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्कूबा डाइविंग। जो समुद्र में नीचे खोज करने के लिए जाते हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले वो एक रील चल रही थी कि नीचे कुछ कृष्ण जी का मंदिर वगैरह कुछ मिला है, बहुत पुराने वगैरह, हो सकता है मैं किस रियल की बात करूँ, आप समझ रहे होंगे। तो नीचे जब हम समुद्र में जाते हैं ना, तो वहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, और पानी के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। तो ऑक्सीजन तो हमारी बॉडी के अंदर मिलती है, उसकी सॉलिबिलिटी तो हमारी बॉडी के अंदर बढ़ती है, साथ साथ में नाइट्रोजन गैस भी हमारी बॉडी के अंदर चली जाती है, हमारे ब्लड के साथ जाके मिक्स हो जाती है। क्यों नाइट्रोजन क्यों चली जाती है, क्या रीजन है? अरे भाई साहब प्रेशर बढ़ गया ना, प्रेशर बढ़ जाएगा तो जो अननेसेसरी गैस है, अब नॉर्मल क्या ग्राउंड लेवल में नाइट्रोजन हमारी बॉडी में नहीं जाएगी। अब आपको क्या, क्यों, यहाँ पे भी तो नाइट्रोजन है, यहाँ पे तो नहीं जा रही, यहाँ पे प्रेशर भी तो कम है, यहाँ पे प्रेशर भी नॉर्मल है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन नहीं जा रही, सिर्फ ऑक्सीजन CO2 का लेन देन हो रहा है। लेकिन नीचे पानी में प्रेशर बहुत ज्यादा होगा तो नाइट्रोजन भी हमारी बॉडी के अंदर हमारे ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगी। लेकिन अब वो एक जो ये नाइट्रोजन हमारी बॉडी के साथ मिक्स होती है ना, अब आपको इसमें प्रॉब्लम है, इससे बहुत ज्यादा दर्द होता है, ये हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा पेन देती है, एक तरीके का हार्म करती है हमारी बॉडी को, वो हार्म करती है। अब जैसे मान लो कि हम समुद्र में मान लो कोई खोज करने गए, तो वो लाइफ टाइम के लिए समुद्र में थोड़ी ना रह जाएगा, वो कभी ना कभी तो ऊपर आएगा, मतलब नीचे प्रेशर ज्यादा ऊपर प्रेशर कम, वो हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर में, हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर नॉर्मल, जैसे मान लो ऊपर आ रहा है, इधर एटमॉस्फेयर में आ रहा है, तो जब वो हायर प्रेशर लोअर प्रेशर समुद्र से जब वो बाहर की तरफ आएगा तो क्या होगा, तो ये होगा नाइट्रोजन उसकी बॉडी से वापस निकल जाएगी, जो नाइट्रोजन उसने गैस ली थी, मतलब उसकी बॉडी के अंदर ब्लड के साथ में डिसोल्व हो गई थी, वो वापस बाहर निकल जाएगी। वापस बाहर निकलने से क्या हो जाएगा, वापस बाहर निकलने से उसके उनकी बॉडी पे ना ऐसा रेशेस होते हैं, रेड धब्बे हो जाते हैं, इस प्रोसेस, इसको हम बोलते हैं द बैंड्स। अब ये मैं इनको क्यों अंडरलाइन कर रही हूँ, एनॉक्सिया बैंड्स, ये इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि आपके MCQs या फिल इन द ब्लैंक्स, ये छोटे क्वेश्चन जो आपके हाफ मार्क्स 1 मार्क्स में आते हैं ना, उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए मैं इनको अंडरलाइन कर रही हूँ, मैं ऐसे नहीं कर रही हूँ, इट्स इंपॉर्टेंट। ओके, सो स्कूबा डाइविंग, डाइवर्स ब्रीथ कंप्रेस्ड एयर डिसॉल्विंग मोर नाइट्रोजन इन ब्लड, रैपिड ascent reduce pressure forming a pan full nitrogen bubbles। आई बात समझ, एज अ स्टॉप, ये एप्लीकेशन समझ आएंगे। अब ये हेनरी ने एप्लीकेशन दी है क्यों? अरे जो बात हेनरी कहना चाह रहा था, जो हेनरी नाम के वैज्ञानिक थे जो कहना चाह रहे थे, वही तो ये एप्लीकेशन कह रही है, इसीलिए उन्होंने एप्लीकेशन देके अपने को समझाने के लिए कि इजी वे दे दिया। अब ये एप्लीकेशन पढ़ने के बाद जो बच्चा जिसको कंफ्यूजन था कि हेनरी लोग क्या कह रहा था, उसके अकॉर्डिंग क्या था, बोतल ले रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, अब ये एप्लीकेशन पढ़ने के बाद एज अ स्टॉप कोई भी बच्चा कंफ्यूज नहीं होगा कि हेनरी लोग क्या कहना चाहते थे। सो ये था मेरा एप्लीकेशन। अगर हम फॉर्मूले की बात करें, कि हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या था, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ के आए हो, P प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रिक्शन। मोल फ्रिक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन वेट। देखो मोल फ्रिक्शन का फॉर्मूला अगर आप पढ़ना चाहो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन में A प्लस बी। नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन वेट, मॉलिक्यूलर वेट। ऑल टोटली बात ये हो रही है कि जो आप सब्सटेंस, जो आप कंपोनेंट उसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, जो आप गैस के मोल फ्रैक्शन, कोई गैस का मोल फ्रैक्शन आप डिसॉल्व कर रहे हो, वो कितना मिक्स हो रहा है, उसकी सोल्युबिलिटी कितनी है, वो डिपेंड करता है उसके प्रेशर पे। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो हमारे पास आएगा KHX। ये KH हमारा हेनरी कांस्टेंट। हेनरी कांस्टेंट, अब ये हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हर गैस के लिए अलग अलग होती है। क्यों होते हैं? क्योंकि भाई साहब हर गैस की प्रॉपर्टी भी तो अलग होती है। हमने देखा था सोलिबिलिटी ऑफ, अभी इसी वीडियो में, सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, NH3 सबसे ज्यादा सोल्यूबल है। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, लोन पेयर है। HCl सबसे ज्यादा सोल्यूबल है, पोलर है। लेकिन O2, N2, H2 ये लेस सोल्यूबल है कंपैरिजन देन एमीन एंड हाइड्रोक्लोरिक गैस। क्या रीजन है इसका? क्योंकि वो नॉन पोलर है, N2 है, O2 है, H2 है, ये कोई पोलर है क्या? लेकिन HCl है, ये H पॉजिटिव में, Cl नेगेटिव में, अलग अलग पार्ट में डिसोसिएट हो गया, इसीलिए ये क्या हो गया, ये हमारे लिए पोलर हो गया। ये बात समझ। सो अब हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं।